हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अफवाह के बारे में, जो क्लास 9 का ज्योग्राफी का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अफवाह। यहाँ एक वर्ड अफवाह आता है जिसका मीनिंग कुछ और होता है, यानी भ्रम फैलाना। लेकिन यहाँ पर वीडियो उस विषय पर नहीं है। यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो भूगोल का एक शब्द है, और उसी शब्द या उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि अफवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यह हम चित्र 3.1 में देख सकते हैं। 3.1 यहाँ आप देख सकते हैं। इस चित्र में ये नदी द्रोणी और धारा ब जल विभाजक के बारे में इस चित्र में दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये द्रोणी क्या है। तो भारत में अफवाह के तंत्र क्या है? भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। इनमें वर्षा भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपर भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। अपरदन, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव, चाहे वह नदियों के द्वारा हो, पवन के द्वारा हो या किसी भी अन्य कारण से क्यों न हो। नदी की विभिन्न अवस्थाएं क्या है? नदी की विभिन्न अवस्थाएं
उसको जानने के लिए हमें इस चित्र को ध्यान से देखना होगा। जो इस चित्र में दिखाया है, नदी यहाँ से बह रही है। ये नदी का मध्य भाग है और यहाँ से नदी सीधा रास्ता में आती थी, लेकिन अब यह मुड़ करके अपना रास्ता बदल गई और यहाँ पे एक किनारे भाग को नदी छोड़ करके अपना रास्ता बदल जाती है। इस भाग को हम गोखुर झील भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी भर जाता है और झील का निर्माण कर लेता है। और गोखुर झील इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वह गाय के खूर के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम गोखुर झील कहा गया। आगे निचले भाग से बहते हुए नदी जहाँ पर समुद्र में जा कर के मिलती है, वहाँ पर त्रिभुजाकार आकार का हो जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं साफ साफ। तो उस क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। तो ये है आपका नदी की विभिन्न अवस्थाएं। आगे हम यहाँ देख रहे हैं, आगे बताया गया है कि नदी का जो निर्माण करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, यानी कि बहा करके वह ले आती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्ग, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, जो हमने 3.3 में अभी देखा है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के
मैदान का ढाल बहुत ही धीमा, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमालय तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख है यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय की है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। तो ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है। भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है कि मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। इससे पहले मेघना के नाम से ये जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए हुए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने भी पहले भी सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, जो बहुत ही उपजाऊ मैदान है, बहुत ही उपजाऊ डेल्टा है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देख सकते हैं कि क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं।
अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े विसर्ग बन जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु के कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर, नामचा बरुआ शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा लोहित, केनूला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आगे भी इसी तरह का वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए हमारा वीडियो